थैंक यू सुधीर जी। और हम बात करते हैं, और आज हम स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में ही बात करेंगे कि प्रोफेशन हम कैसे देखते हैं। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा कि जो हॉरोस्कोप है उसमें 12 भाव होते हैं, हम सब जानते हैं। जैसे एक भाव से लेकर 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो इसमें जो 10th हाउस है, ये जो 10वां भाव है, ये हमारे प्रोफेशन का भाव है। प्रोफेशन का भाव है 10वां भाव। और एक ज्योतिष में एक प्रिंसिपल होता है, भगवती भवम, जिसको हम कहते हैं कि अगर आप 10th हाउस से प्रोफेशन देख रहे हैं तो 10th से 10th हाउस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 10th से 10th हाउस ये हमारा 7th हाउस है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन ये है कि ये तो कर्म का स्थान है 10th हाउस। अब कर्म जो है बहुत सारी चीजों के ऊपर और भी डिपेंड करता है। खाली सिर्फ 10th हाउस ही मैटर नहीं करेगा, क्योंकि बाकी भी बहुत सारे हाउसेस हैं जो मैटर करेंगे प्रोफेशन के बारे में। जैसे सबसे पहले तो फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस आपकी कैपेबिलिटी है, आपका पोटेंशियल है। और नेचुरली जब हम कर्म की बात कर रहे हैं, अगर फर्स्ट हाउस ही ठीक नहीं है किसी का, किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, या मेंटल लेवल पर ठीक नहीं है, या उसकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, तो प्रोफेशन का हाउस कितना भी अच्छा हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो जितने भी आप देखेंगे हॉरोस्कोप, जो लोग हाई लेवल पर गए हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, द फर्स्ट हाउस इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। क्योंकि जब तक आपकी खुद की कैपेबिलिटी या पोटेंशियल अच्छा नहीं होगा, आप कर्म कर ही नहीं सकते। 10th हाउस कितना भी अच्छा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट हाउस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि अनलेस फर्स्ट हाउस इज स्ट्रांग यू कैन नॉट अचीव अ पर्टिकुलर लेवल इन द प्रोफेशन। फिर हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ एंड फैमिली का है। और जनरली जब हम एक अच्छी क्वालिफिकेशन लेते हैं किसी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, तो क्वेश्चन आता है कि हमें हाई पैकेज जॉब मिलेगा नहीं, हाई सैलरीड जॉब मिलेगा नहीं, या अगर हम बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस में हमें अच्छा प्रॉफिट होगा या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोफेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम लोग पैसा भी देखते हैं। तो पैसा जो है हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अनलेस एंड अनटिल सेकंड हाउस इज वेल प्लेस्ड, आपकी क्वालिफिकेशन कहीं से भी हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, यू कैन नॉट गेट ए हाई सैलरीड हाई पैकेज जॉब। या अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो बिजनेस में भी आपको बहुत अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला जो है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खास तौर से जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड हाउस वैसे भी स्ट्रांग हो जाता है कि बहुत से लोग फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो हमें कैसे देखते हैं कि आप फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे, आपको पैसे का अरेंजमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिजनेस में हम जानते हैं कि हमें एट एवरी लेवल वी हैव टू पंप इन लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। तो वो हम सेकंड हाउस ही बताएगा कि वो आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो पाएगा नहीं। और जब तक पैसे का अरेंजमेंट नहीं होगा तो नेचुरली आप बिजनेस भी अच्छा नहीं कर सकते। या सर्विस में आपने अगर क्वालिफिकेशन भी ले ली, तो आपको हाई सैलरीड या हाई पैकेज जॉब नहीं मिलेगा। तो सेकंड हाउस उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम प्रोफेशन को एनालाइज करेंगे तो सेकंड हाउस भी हमें एनालाइज करना पड़ेगा। फिर थर्ड हाउस की बात है। थर्ड हाउस हम जानते हैं उच्च स्थान है हमारा, हाउस ऑफ एफर्ट्स, हाउस ऑफ इनिशिएटिव। और हम जब अपने बल पर या अपने कैपेबिलिटी के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, एक तो होता है कि कहीं से आपको बना बनाया मिल गया, एक होता है आपकी अपनी मेहनत से जब हम प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, तो उसके लिए भी थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी है कि ये हाउस है हमारा कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है। और हम जानते हैं कि बिजनेस में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वो आपको थर्ड हाउस से मिलती है। और फिर हम फिफ्थ हाउस जो हम इग्नोर करते हैं, बट आप देखिए कि फिफ्थ हाउस कितना इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो फिफ्थ हाउस है, ये इसकी जो पोजीशन है, दैट इज एट्थ फ्रॉम द 10th हाउस। एंड एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लॉन्गिविटी। तो ये प्रोफेशन की लॉन्गिविटी है। हम अक्सर देखते हैं कि हमारा नौकरी ठीक ठाक चल रही है, बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, बट सडनली कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम नौकरी से हमें हाथ धोना पड़ता है, बिजनेस हमारा बंद हो जाता है। तो दिस इज द हाउस ऑफ दैट थिंग, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ लॉन्गिविटी ऑफ प्रोफेशन। कभी भी मान लीजिए फिफ्थ हाउस के ऊपर ट्रांजिट आपका खराब हुआ, तो आप देखेंगे बैठे बैठाए जो है आपका प्रोफेशन बंद हो जाएगा।
इसीलिए इसको हम हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज भी कहते हैं इन प्रोफेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिफ्थ हाउस का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा सिक्स्थ हाउस। अब सिक्स्थ हाउस को हम लोग त्रिक हाउस भी कहते हैं, उपचय स्थान भी कहते हैं, और शायद हम लोग नॉर्मल हमारा ये जो माइंड सेट है कि शायद खराब हाउस है, लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस। वाई इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इसकी अगर आप पोजीशन देखें तो दिस इज नाइन्थ फ्रॉम द 10th house and 10th from the 9th house. 9th from the 10th house and 10th from the 9th house. What does it mean? पहला आपका जो प्रोफेशन का भाग्य हो गया, प्रोफेशन का भाग्य है। और दूसरा 10th फ्रॉम 9th मीन्स कि जो आप काम करते हैं, आपका जो आउटपुट इनपुट रेशियो है, आपकी जो एफिशिएंसी है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो कितनी होगी। अब बहुत से लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, रिजल्ट उनको पूरे मिलते हैं, और बहुत से लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, रिजल्ट कम मिलते हैं। तो ये आपको सिक्स्थ हाउस ही बताएगा, आपकी जो एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी जो प्रोफेशन की है वो सिक्स्थ हाउस बताता है। और ये भाग्य है प्रोफेशन का। और इसको हम हाउस ऑफ सर्विस भी कहते हैं, कि जो लोग सर्विस में इन्वॉल्व होते हैं प्रोफेशन में, तो उनके लिए सिक्स्थ हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेवेंथ हाउस मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल है भगवती भवम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना ही है। और वैसे भी जो ये सेवेंथ हाउस होता है कि इट इंडिकेट ऑल द पर्सन्स हु कम इन योर लाइफ, हु आर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, बट दे आर नॉट योर फैमिली मेंबर्स। तो जैसे आपका स्पाउस हो गया, आपके जो पार्टनर हैं बिजनेस में, वो सब हो गए। तो पार्टनरशिप वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट है, पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट है, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है, वो सब हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। तो सेवेंथ हाउस को हम हाउस ऑफ बिजनेस भी कहते हैं, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और फिर है एट्थ हाउस। और एट्थ हाउस को हम नॉर्मली सबसे खराब हाउस मानते हैं, ये दिस इज द वीकेस्ट पोजीशन इन द हॉरोस्कोप। लेकिन प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस हाउस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारा हाउस है एट्थ हाउस, दिस इज 11th फ्रॉम द 10th हाउस। दिस हाउस ऑफ गेन्स इन द प्रोफेशन। आपको पोजीशन कुछ भी मिल जाए, मान लीजिए आप सिविल सर्विस में आईएएस बन गए, बट जरूरी नहीं है कि आप टॉप पर पहुंचेंगे। तो गेन जो है, सिक्स हाउस तो आपका भाग्य है, सिक्स हाउस से आपको मान लीजिए पोजीशन मिल गई या आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसमें भी आप टॉप लेवल पर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, वो एट्थ हाउस बताएगा। तो इसीलिए जितने भी जो व्यक्ति हैं प्रोफेशन में जो बहुत हाई लेवल पर जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 10th हाउस उनका सिक्स हाउस से भी एसोसिएटेड होता है, एट्थ हाउस से भी एसोसिएटेड होता है, जो कि हम बहुत खराब समझते हैं नॉर्मल कोर्स में जो है। बट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इसके अलावा जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं, तो एक डिविजनल चार्ट है जिसको हम दशमांश चार्ट कहते हैं, या उसको हम D10 चार्ट कहते हैं। जो ये चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये प्रोफेशन एनालिसिस चार्ट है, या प्रोफेशन के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ज्योतिष में हर डिविजनल चार्ट को देखने का तरीका अलग होता है, तो उसी तरह से दशमांश चार्ट को भी देखने का तरीका अलग है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट क्योंकि हम अब प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये हाउसेज इंपॉर्टेंट है, उनको अभी हम देखते हैं। और 10th हाउस से ही हम शुरू करेंगे। उससे पहले हम, जैसे कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप हमारे पास आता है, और नेचुरली क्वेश्चन ही होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। और वो भी थोड़ा सा हमें एक आइडिया होना चाहिए। कोई भी हम एस्पेक्ट लाइफ का एग्जामिन करें, प्रोफेशन हो या कोई भी हो, तो कैसे हम स्टार्ट करेंगे। और कंप्यूटर हॉरोस्कोप में जो चीजें जिस सीक्वेंस में दी हुई हैं, उसी सीक्वेंस में उनकी इंपॉर्टेंस भी होती है। और कंप्यूटर हॉरोस्कोप में जो भी चीज कैलकुलेशन की हुई है, ईच एंड एवरी कैलकुलेशन इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन शायद हम लोगों को मालूम नहीं है, तो इसलिए हम उनकी तरफ देखते भी नहीं है। अब यहाँ देखिए कि कोई भी कंप्यूटर हॉरोस्कोप हमारा इस टेबल से स्टार्ट होता है, कोई भी, क्योंकि फर्स्ट पेज तो आप देखते हैं कि उसमें सिर्फ आपका डिटेल होता है, बट सेकंड पेज कोई भी चार्ट बनाने से पहले आप ये देखेंगे ये वाली टेबल होगी। एंड दिस टेबल इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें एक तो हर प्लैनेट की पोजीशन है, किस राशि में है, कितने डिग्री का है, कितने किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या है, कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड तो नहीं है, कोई प्लैनेट कंबस तो नहीं है। ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस टेबल।
तो जब तक आप इस टेबल को नहीं देखेंगे, आई विल से यू शुड नॉट प्रोसीड। हमें चार्ट को देखना भी नहीं चाहिए। चार्ट को हमें, जब हम इस टेबल के बारे में थोड़ा सा ग्लांस कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे, देन वी गो टू द चार्ट एक्चुअली। और क्योंकि ये एक जो डिग्री है वो भी एक प्लैनेट की स्ट्रेंथ को बताती है, बट क्योंकि हमारे पास ये शटबल वगैरह होता है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हर प्लैनेट की स्ट्रेंथ करते हैं, हर हाउस की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये आप देखेंगे कि ये ग्रह बल और जिसको हम भाव बल कहते हैं वो सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। तो उसकी तरफ हमें ध्यान करना है कि किसी भी प्लैनेट का स्ट्रेंथ क्या है, जो हम ये शटबल देख रहे हैं। और शटबल में हम 6 टाइप की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं जो यहाँ पर है, और अल्टीमेटली जो ये जो स्ट्रेंथ की यूनिट है रूपास, वी आर कंसर्न विद दिस। तो दिस गिव्स यू एन आइडिया कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द प्लैनेट, व्हाट इज द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ए प्लैनेट, व्हाट कैन बी एक्सपेक्ट फ्रॉम ए प्लैनेट। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि प्लैनेट हम क्या दे सकता है हमको, तब हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही ये हर हाउस की स्ट्रेंथ है जिसको हम भावबल कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 से लेकर 12 हाउसेस हैं, इसमें 3 तरह की स्ट्रेंथ होती है जो आप देख रहे हैं, और टोटल स्ट्रेंथ ये जो रूपास में है ये हर हाउस की स्ट्रेंथ है। तो प्लैनेट तो उनके रिजल्ट गिविंग कैपेबिलिटी बताते हैं, और हाउसेस बताते हैं कि उन हाउसेस के जो सिग्निफिकेशंस होते हैं वो हमें किस क्वांटिटी में मिलेंगे, वो हमें किस क्वांटिटी में मिलेंगे। तो यहाँ पर पहले, जब भी हम ये टेबल देखने के बाद, वी शुड सी कि कोई योग वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है हॉरोस्कोप में। और क्योंकि योग जो है जब भी होते हैं, देन दे सुपरसीड द नॉर्मल पोजीशन ऑफ प्लैनेट, और दे टेक ओवर। मतलब जब योग होते हैं तो दे एंटायरली चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप। पूरा का पूरा आप देखेंगे हॉरोस्कोप का कम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें, मान लीजिए अभी मेरे पास 1 मिनट। लगना पसंद होगी हाँ, somebody came in the morning and he wanted to discuss this chart actually. तो इसी को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। इसमें हम प्रोफेशन का भी देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। तो इसमें जो योग देखने हैं हमें, तो योग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब तक हमको योग का पता नहीं होगा हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसमें अगर हम देखें कि जहां तक योग का सवाल है, कि मैंने कहा कि लग्न स्ट्रांग होना चाहिए प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो लग्न का लॉर्ड है वो 9th हाउस में मून, ये 4th साइन है, इसका लॉर्ड मून है विच इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस। तो लॉर्ड ऑफ ट्राइन इन ए ट्राइन हाउस विच मेक्स ए वेरी वेरी पावरफुल राजयोग। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से द लॉर्ड ऑफ लग्न इज इन अ वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन, पहली चीज। और दूसरा यह है कि एक लग्नादि योग होता है। लग्नादि योग, अगर तीनों बेनिफिक प्लैनेट लग्न के साथ एसोसिएट हो जाते हैं तो दे मेक ए वेरी पावरफुल योग विच मेक्स द लग्न वेरी वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ देखिए मरकरी तो देख ही रहा है लग्न को, और जुपिटर वीनस ही 12th हाउस को देख रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है लग्न के साथ। तो इट मेक्स द लग्न वेरी स्ट्रांग। और जैसे मैंने कहा कि लग्न का लॉर्ड भी जो मून है वो भी एक बहुत अच्छा राजयोग बना रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो लग्न जो है यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। दूसरा ये है कि ये जो 5th हाउस है, जो मैंने कहा कि हाउस ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज है, इसका लॉर्ड भी 4th हाउस में प्लेस्ड है। मंगल, मार्स जो है दैट इज प्लेस्ड इन द 4th हाउस। तो ये भी जब ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट के साथ एसोसिएटेड हो जाता है तो वो भी जो है एक अच्छा राजयोग बनता है। तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है, मैं कहूंगा कि इट इज मेकिंग ए वेरी पावरफुल। दूसरा ये है कि यहाँ पर मंगल योग कारक भी है। मंगल इज द लॉर्ड ऑफ क्वाड्रेंट एज वेल एज ए ट्राइन हाउस, तो इसको हम योग कारक कहते हैं। तो इट इंडिकेट्स कि मंगल की जो पोजीशन है, मंगल बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है इसमें जो है। फिर एक योग बनते हैं, 5 महापुरुष योग होते हैं, पंच महापुरुष योग, जो कि 5 प्लैनेट से बनते हैं, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। तो यहाँ पर सैटर्न एक्सॉल्टेड साइन में है, उच्च की राशि में है, और केंद्र में उसका प्लेसमेंट है। तो ये एक सस महापुरुष योग बनाता है विच इज वेरी गुड फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
राइट। और यहाँ पर जो सन है जो हमें फेम देता है लाइफ में, उसकी अगर हम पोजीशन देखें, यहाँ पर सन ये सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ये सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है, और मरकरी का साथ है इसका। तो इस सन और मरकरी का जब कंजंक्शन होता है, युति होती है, तो हम कहते हैं कि हमारा बुध आदित्य योग बनता है। तो नेटिव इज बेसिकली एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो ये हमारा इंटेलिजेंस से इसका रिलेशन है। तो एक ये बुध आदित्य योग बन रहा है। फिर सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है। जुपिटर वीनस यहाँ पर है, मरकरी यहाँ पर है। तो सन के साथ भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन है, जिसको हम सूर्यादि का योग कह सकते हैं, या वी विल से दैट सन इज वेरी स्ट्रांग हियर एक्चुअली। बट सन के साथ हम देख रहे हैं कि किन किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है उसके ऊपर। एक मार्स का एस्पेक्ट है और एक राहु का एस्पेक्ट है। सन के ऊपर मार्स का भी एस्पेक्ट है और राहु का भी एस्पेक्ट है। तो इसको हम दो सेंस में ले सकते हैं कि मरकरी के ऊपर तीन मैलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, सन, मार्स एंड राहु। सन, मार्स एंड राहु, या सेवेंथ हाउस के ऊपर तीन मैलिफिक प्लैनेट का भी एस्पेक्ट है। तो ये तीन मैलिफिक भी हैं, तीन बेनिफिक भी हैं, तो हम कहेंगे कि एक न्यूट्रल टाइप की पोजीशन बन जाती है। ना हम कहेंगे बहुत अच्छी, ना बहुत खराब इस केस में जो है। और दूसरा यह है कि जब भी कोई प्लैनेट अपनी अपनी राशि को देखता है, तो एक राजयोग बनता है कंसर्निंग दैट हाउस। तो यहाँ पर एक प्लैनेट है मंगल, मार्स, जो अपनी राशि को देख रहा है, टेंथ हाउस को। तो दैट मेक्स द टेंथ हाउस आल्सो वेरी स्ट्रांग। तो उस पोजीशन से ये टेंथ हाउस भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग हो जाता है एक्चुअली में। और दूसरी जो चीज है यहाँ पर, हमने कहा कि जब अभी जो शनि है, शनि ने तो वैसे लास्ट ईयर ही इस राशि में एंटर कर दिया था, साढ़े साथी शुरू हो गई थी, बट अभी दोबारा से 17 जनवरी को शनि यहाँ पर आ गया एक्वेरियस साइन में। तो साढ़े साथी भी शुरू हो गई है, और जनवरी से जैसे ही शनि यहाँ पर आया, तो नेचुरली मेंटल टेंशन इंक्रीजेस, क्योंकि साढ़े साथी का जो मेन रिजल्ट है या मेन उसका इफेक्ट है, दैट इज इंक्रीज इन द मेंटल टेंशन। बट जो रिजल्ट्स होते हैं वो दे डिपेंड कि मार्स और सैटर्न की पोजीशन हॉरोस्कोप में क्या है। तो साढ़े साथी शुरू हो गई है, वो हमें ध्यान रखना है कि साढ़े साथी का इफेक्ट आएगा, मेंटल टेंशन जो है उस केस में थोड़ा सा बढ़ता है। और दूसरा, अगर हम अभी ट्रांजिट के प्लैनेट की पोजीशन को भी देखें, ट्रांजिट के प्लैनेट की पोजीशन, तो अभी जो राहु का ट्रांजिट है टेंथ हाउस में, राहु का ट्रांजिट जो है वो टेंथ हाउस में है, और उससे क्या है कि मंगल और शनि भी देख रहे हैं उसको, मंगल और शनि भी देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला समय है मैं कहूंगा, क्योंकि जब तक ये राहु यहाँ पर रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा टेंशन बना रहेगा। बट अगर हम जुपिटर को देखें, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट है आजकल यहाँ 12 नंबर राशि में है, पाइसेस साइन में है, और 22 अप्रैल को इसी महीने जुपिटर विल कम इन दिस साइन, 1 नंबर राशि में आ जाएगा, एरीज साइन में आ जाएगा। तो वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो एक हम कहेंगे कि थोड़ा सा जो रिलीफ मिलेगा मेंटल टेंशन से जो है। और एक चीज और भी है यहाँ पर, एक बहुत नेगेटिव योग होता है जिसको हम केंद्रुम योग कहते हैं, कि अगर मून के दोनों तरफ या मून के साथ कोई प्लैनेट नहीं होता है, तो मून एक्टिवेट ही नहीं होता। और मून के जो दोनों तरफ या साथ में जो प्लैनेट होना चाहिए, वो या तो सन और राहु केतु के अलावा होना चाहिए। पर यहाँ तो कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो हम नॉर्मल कोर्स में समझेंगे केमद्रुम योग है। लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें केमद्रुम योग नलिफाई हो जाता है, और उसमें से एक कंडीशन है कि इफ मून इज इन द नक्षत्र ऑफ जुपिटर, मून अगर जुपिटर के नक्षत्र में होता है। तो यहाँ पर मून मैं देख रहा हूँ कि जुपिटर के नक्षत्र में है, तो केमद्रुम योग नहीं है यहाँ पर। हम कहेंगे केमद्रुम योग यहाँ पर नहीं है, केमद्रुम योग जो है वो नलिफाई हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूंगा कि ज्यादातर जो योग हैं इस हॉरोस्कोप में, और खास तौर से जो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो योग हैं, योग बहुत अच्छे हैं। बट थोड़ा सा जो ट्रांजिट की पोजीशन है, और खास तौर से पहले शनि यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा था 10 नंबर राशि में, और उसकी वजह से भी देयर शुड हैव बीन लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन द लाइफ एक्चुअली, क्योंकि जब शनि के ऊपर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है,
और दूसरा यह है कि मंगल ऑलरेडी देख ही रहा है, राहु भी ऑलरेडी देख रहा है। तो सन वॉज वेरी अफ्लिक्टेड और सेवेंथ हाउस वॉज टू अफ्लिक्टेड। तो उससे तो थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि शनि यहाँ पर आ गया है। तो सन का जो एफ्लिक्शन था वो थोड़ा सा कम हुआ उसकी वजह से। और वैसे हम देखें कि सन जो है वो तीनों बेनिफिक प्लैनेट के साथ भी है, बट तीन मैलेफिक प्लैनेट भी एसोसिएट कर रहे थे उसके साथ। तो इसलिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। बट अभी जो शनि का ट्रांजिट हुआ है दैट इज फॉर द बेटरमेंट। और जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा अभी 22 अप्रैल को, वो भी एक अच्छाई के लिए होगा। और राहु अभी इसी राशि में रहेगा 22 नवंबर 2023 तक, और उसके बाद जाकर वो इस राशि में जाएगा, तब पोजीशन जाकर और बेटर होती है एक्चुअली में। अब जैसे मैंने कहा कि इनको देखने के बाद यहाँ तो लग्न चार्ट में हमें पोजीशन ठीक लग रही है। ठीक है, वो ट्रांजिट की वजह से अभी थोड़ा सा जो आदमी का फुल पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए था वो नहीं हुआ अभी। लेकिन अब जो शुरुआत एक तरह से हो गई है कि बेटर रिजल्ट्स अब मिलना शुरू होने चाहिए। अब एक चीज और भी है कि दशा भी केतु की चल रही है। केतु की दशा भी जो है ये 7 जनवरी 2023 से शुरू हुई है। और हम जानते हैं कि केतु की दशा जो है वो 7 साल के लिए ऑपरेट होती है। और केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। राहु केतु में जो डिफरेंस है कि राहु इज ए मटेरियलिस्टिक प्लैनेट एंड केतु इज ए स्पिरिचुअलिस्टिक प्लैनेट। तो केतु की दशा में हम बहुत ज्यादा मटेरियल गेन एक्सपेक्ट नहीं करते। बट हम ये सोचते हैं कि इफ यू आर inclined to the spiritualism, then it gives you the better effect actually। तो केतु की दशा चल रही है, वो एक थोड़ा सा मैं कहूंगा कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बट लेट अस सी कि केतु किस प्लैनेट के रिजल्ट देगा इस हॉरोस्कोप में जो है। यहाँ पर जो केतु है, केतु के साथ कोई प्लैनेट भी नहीं है और ना ही कोई प्लैनेट उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो मंगल ऐसे केस में क्या चीज मार्स के देगा। नहीं, हाँ, मंगल तो ये इस राशि में उसके रिजल्ट देगा, मंगल के रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर जो केतु है वो मंगल के रिजल्ट आपको देना चाहिए। और मंगल हमने देखा कि मंगल की पोजीशन अच्छी है। मंगल योग कारक है, योग कारक योग है। कारक, योग कारक भी है, और इसका लॉर्ड मंगल का प्लेसमेंट ट्राइन का लॉर्ड क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मंगल की पोजीशन अच्छी है। तो और इसके बाद हम लोग जो डिविजनल चार्ट देखते हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक थोड़ा सा नवांश चार्ट भी हम देखते हैं, क्योंकि नवांश चार्ट हमें एक साथ में आप देखते हैं हमेशा लग्न चार्ट के साथ ही बना हुआ होता है। उसका एक इस्तेमाल है, उसका इस्तेमाल ये है कि जो भी प्लैनेट की पोजीशन होती हैं लग्न चार्ट में, वी गेट इट वेरीफाइड थ्रू नवांश चार्ट। अगर लग्न चार्ट में कोई प्लैनेट स्ट्रांग है और नवांश में वीक है तो प्लैनेट थोड़ा सा वीक हो जाता है। और ऐसे ही अगर लग्न चार्ट में प्लैनेट कोई वीक है और नवांश में स्ट्रांग है तो स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम नवांश चार्ट को देखें ये, तो इसमें जो कोई मंगल की दशा है, केतु मंगल के रिजल्ट देगा। तो मंगल जो है वो लग्न में प्लेस्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है। तो इज अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ मार्स, कि मार्स की पोजीशन यहाँ पर अच्छी है, क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड होकर लग्न में बैठा हुआ है। दूसरा, जो नवांश चार्ट में प्लैनेट वर्गोत्तम होते हैं, वर्गोत्तम का मतलब है कि जो प्लैनेट लग्न चार्ट में और किसी भी डिविजनल चार्ट में एक ही राशि में प्लेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर एक राशि का मतलब है कि नवांश चार्ट में खासतौर से वर्गोत्तम प्लैनेट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि वो राजयोग कारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर मरकरी आप देख रहे हैं कि मरकरी जो है वो वर्गोत्तम है। यहाँ भी 10 नंबर राशि में है और यहाँ भी 10 नंबर राशि में है। तो हम कहेंगे कि मरकरी जो है वो वर्गोत्तम प्लैनेट है इस चार्ट के लिए। और दूसरा शनि है, सैटर्न यहाँ पर नीच का हो जाता है। वीनस है, वीनस भी नीच का हो जाता है। तो ये दो प्लैनेट नीच के भी हो जाते हैं नवांश चार्ट में। तो मतलब ये जो प्लैनेट है थोड़े से वीक हो जाते हैं, क्योंकि नवांश चार्ट में इनकी पोजीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है। तो शनि, सैटर्न एंड वीनस दे आर डेबिलिटेटेड, बट मरकरी जो है वो वर्गोत्तम है और इसलिए राजयोग कारक भी बन जाएगा। और जहाँ तक
केतु का सवाल है जो कि मंगल के रिजल्ट देगा। मंगल जो है हमारा, हम देख रहे हैं कि इसका प्लेसमेंट नवांश चार्ट में बहुत अच्छा है। उसके बाद जो मेन चार्ट है प्रोफेशन का, ये दशमांश चार्ट होता है, D10 चार्ट होता है, जिसमें हम राशि को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और ये चार्ट हम बेसिकली प्रोफेशन को ही देखते हैं। प्रोफेशन है फेम, पावर, पोजीशन, स्टेटस, एमिनेंस, जो भी हम कहें प्रोफेशन से संबंधित, वो सारी चीजें हम इससे देखते हैं, दशमांश चार्ट से। और जैसे मैंने कहा कि हर चार्ट को देखने का तरीका अलग है, वैसे ही दशमांश चार्ट को भी देखने का तरीका बिल्कुल अलग है। और हर डिविजनल चार्ट में सबसे पहले लग्न की इंपॉर्टेंस होती है कि लग्न शुड बी वेल प्लेस्ड। अगर लग्न वेल प्लेस्ड नहीं है तो हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट से बहुत ज्यादा खुशी नहीं मिल सकती या बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिल सकती। और क्योंकि हम प्रोफेशन की बात करते हैं, एवरीबॉडी थ्राइव्स फॉर status, fame, name, eminence and all those things, so that's why sun also becomes very important कि दशमांश चार्ट में लग्न तो अच्छा होना ही चाहिए, बट अगर हमें लाइफ में फेम लेना है या एमिनेंस लेना है तो आप देखेंगे कि जो सन का प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए उस हॉरोस्कोप में जो है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लग्न की क्या पोजीशन, लग्न का लॉर्ड जुपिटर है, अपनी राशि में है, केंद्र हाउस में प्लेस्ड है। मरकरी का उसके ऊपर आस्पेक्ट भी है, राहु का भी है, बट मरकरी का भी आस्पेक्ट है। तो लग्न लॉर्ड इज इन वेरी गुड पोजीशन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लग्न का लॉर्ड अच्छी पोजीशन में है। ऐसे ही अगर हम इसको देखें सन को, सन शुड आल्सो बी वेल प्लेस्ड। तो सन भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उच्च का है, एग्जॉल्टेड है और अपनी ही राशि में प्लेस्ड है। तो इसलिए सन की पोजीशन भी यहाँ पर अच्छी ही है। तो सन भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं देने वाला है एक्चुअली में, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोगों को लाइफ में अच्छा ही स्टेटस मिलना चाहिए। इसके अलावा जो D10 चार्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं दशमांश चार्ट की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 10th हाउस। ये प्लैनेट प्लेस्ड इन द 10th हाउस, जो भी प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, मैलिफिक हो बेनिफिक हो, उनका कोई लग्न चार्ट में प्रोफेशन से संबंध हो ना हो, irrespective of any position in the lagna chart or in any other chart, if they are placed in the D10 chart, कोई भी प्लैनेट हो, तो दे गिव सब्सटेंशियल गेन इन द प्रोफेशन। और कहते हैं जब उन प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो एक माइलस्टोन होता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपको इतनी अच्छी पोजीशन मिलती है कि इट सरपासेस ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। तो अगर जो भी प्लैनेट 10th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, जैसे यहाँ मरकरी प्लेस्ड है और कोई प्लैनेट नहीं है यहाँ पर, मरकरी का प्लेसमेंट है 10th हाउस में। फिर होता है सेकंड इन इंपॉर्टेंस इज द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। लॉर्ड ऑफ 10th हाउस भी मरकरी है, मरकरी लॉर्ड ऑफ 10th हाउस है। और थर्ड है इन इंपॉर्टेंस ऑल द प्लैनेट आस्पेक्टिंग लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, ऑल प्लैनेट्स आस्पेक्टिंग लॉर्ड ऑफ 10th हाउस। यहाँ पर अगर हम देखें कि कौन कौन से प्लैनेट 10th हाउस के लॉर्ड ये मरकरी को आस्पेक्ट कर रहे हैं, एक तो केतु कर रहा है और दूसरा जुपिटर कर रहा है। तो ये जो केतु और जुपिटर हैं और मरकरी, ये तीन प्लैनेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस था कि ऑल द प्लैनेट विच आर प्लेस्ड इन द क्वाड्रेंट हाउस इन D10 चार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जुपिटर और वीनस है, तो ये क्वाड्रेंट हाउसेस में प्लेस्ड है। तो इनका भी रोल हमारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा होगा, या इनकी जब दशा ऑपरेट होगी तब हमें सब्सटेंशियल गेन होगा प्रोफेशनल लाइफ में, राइट। और इसके अलावा एक आध चीज और भी है कि जो भी प्लैनेट हमारे 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं D10 चार्ट में, उनकी जब दशा ऑपरेट होती है तब हमारी प्रोफेशनल लाइफ में डेथ लाइक इफेक्ट होता है। और डेथ लाइक इफेक्ट का मतलब होता है कि या तो अगर आप सर्विस में हैं तो आपकी सर्विस जा सकती है, या बिजनेस है तो बिजनेस आपका बंद हो सकता है। तो जो भी प्लैनेट 8th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं राहु का प्लेसमेंट है 8th हाउस में, ठीक है। तो ये 10th हाउस की पोजीशन है कि लग्न स्ट्रांग है, सन स्ट्रांग है, तो विच इंडिकेट्स कि यू कैन गेट ए गुड पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ। और जो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है वो मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है।
और केतु है। ये 4 प्लैनेट जो हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बट राहु जो है वो एक नेगेटिव प्लैनेट है, क्योंकि राहु का जो प्लेसमेंट है वो इसमें 8th हाउस में है एक्चुअली। अब देखते हैं कि दशा दशा हमने देखा कि जो दशा ऑपरेट हो रही है इस समय केतु की दशा है, और केतु में केतु का पीरियड 5 जून 2023 तक चलेगा। 5 जून 2023 तक। उसके बाद केतु और वीनस का पीरियड शुरू होगा। केतु और वीनस का पीरियड शुरू होगा। और मैंने कहा कि केतु इज वेरी गुड प्लैनेट फ्रॉम द प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर वीनस इज अ वंडरफुल प्लैनेट फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब ये केतु वीनस का पीरियड चलेगा तो हम कहेंगे कि दैट विल बी द टेक ऑफ पीरियड एज पर द पर्सन इज कंसर्न द प्रोफेशनल लाइफ, जब असली जो प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत होगी। और दूसरा, जैसे हम लोगों ने कहा कि केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, हम बहुत ज्यादा मटेरियल गेन एक्सपेक्ट नहीं करते, बट यहाँ पर प्रोफेशन के लिए वो अच्छा है उसकी पोजीशन। तो नेचुरली प्रोफेशनल लाइफ में डेफिनेटली गेन इंडिकेटेड है केतु के पीरियड में। और खास तौर से जब ये केतु वीनस का पीरियड होगा तो दोनों ही प्लैनेट इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस टाइम मैं सोचता हूँ, क्योंकि जब तक जो है जुपिटर का भी ट्रांजिट हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो 22 अप्रैल को हो रहा है इस राशि में, और फिर 5 जून को केतु केतु का पीरियड भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो केतु वीनस का पीरियड होगा वो बहुत अच्छा पीरियड होगा प्रोफेशनल लाइफ में। और उस टाइम हम कहेंगे कि लाइफ में एक्चुअल जो पोजीशन मिलनी चाहिए और जो इंडिकेटेड है इस चार्ट के द्वारा, लग्न चार्ट है, नवांश है, दशमांश है, वो मिलनी चाहिए उस टाइम पर। हमें अब तो मेरे ख्याल में टाइम बचा नहीं ज्यादा, क्योंकि अप्रैल का महीना अब चल ही रहा है और ये मई में ये खत्म हो ही जाएगा ये केतु केतु का पीरियड। तो जून ऑनवर्ड हम लोग इस हॉरोस्कोप में सोच सकते हैं कि अच्छी पोजीशन मिलनी चाहिए, एक सेटलमेंट होगा लाइफ में और स्टेटस भी अच्छा मिलेगा। और दूसरा, जहां तक शनि का सवाल है, शनि डेफिनेटली मेंटल टेंशन तो देगा, क्योंकि 7.5 चल रही है, बट शनि जो है वो 10th हाउस को देख रहा है हमारे यहाँ पे। तो इट विल गिव हिम ए वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि शनि का जो ट्रांजिट है वो वाकई में ही अच्छा होगा इसके लिए बहुत ज्यादा। और जुपिटर यहाँ पर आ ही जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि जब ये मई ऑनवर्ड, मई के बाद एक्चुअली में जून ऑनवर्ड प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी ऐसे लोगों को पोजीशन मिलनी चाहिए। और एक दो चीजें मैं और भी बताऊं कि हम जो ये हॉरोस्कोप देखते हैं, इसमें कंप्यूटर हॉरोस्कोप में एक दो चीजें हैं जो शायद किसी को देख भी लेनी चाहिए, उससे भी हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलता है। कि यहाँ आप देख रहे हैं कि रश्मि कैलकुलेटेड है। एक तो इंडिविजुअल प्लैनेट की रश्मि होती है और एक की टोटल रश्मि किरण 36 एक्चुअली। और इसमें हम जो 25 रश्मि किरण, ये बेसिकली एक वंडरफुल इंडिकेटर, इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं है आपका कि हॉरोस्कोप क्या है। कि ये एक, जैसे हम इंडेक्स होते हैं, हमारे इंडिसेस होते हैं, बहुत सारी चीजों के लेवल है, मार्केट है, ये है वो है, तो इसी तरह से ही हमारी लाइफ का इंडेक्स है। तो कहते हैं कि 25 एक नॉर्मल पोजीशन है, बट 25 से ज्यादा, जितनी भी ज्यादा रश्मि किरण होगी टोटल ये, उतनी ही लाइफ का जो स्टैंडर्ड है, लाइफ एग्जॉल्टेड होगी, लाइफ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। और जो बुक्स है हमारी, जैसे बृहत पराशर, होरा शास्त्र वगैरह, उसमें तो ये भी लिखा गया कि अगर रश्मि किरण अगर 50 से ऊपर है तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है, मतलब किंग ऑफ द किंग्स की बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है। बट 36 इज सपोज टू बी वेरी गुड पोजीशन, जो टोटल रश्मि किरण हम यहाँ देख रहे हैं। तो अगर 26। हाँ, 36, दिस इज 36। तो 36 रश्मि किरण इज वेरी गुड रश्मि किरण। बट एक चीज और भी ध्यान रखिए कि ज्यादा रश्मि किरण है तो डेफिनेटली उस व्यक्ति का जो लाइफ का स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कम रश्मि किरण है, किसी की 50 से कम है, मान लो किसी की 12, 13, 14, 15 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी लाइफ खराब होगी। देन यू हैव टू सी द योगास, कि ऐसे कोई योग तो नहीं है हॉरोस्कोप में, क्योंकि जितने भी जब योग होते हैं तो दे एंटायरली चेंज द कम्प्लेक्शन ऑफ द हॉरोस्कोप। तो कम होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली आप इन्फर कर दें या डायरेक्टली आप कंक्लूजन ड्रॉ कर दें कि आपकी लाइफ बहुत खराब है, नहीं, दैट यू शुड नेवर डू। बट अगर
रश्मि किरण ज्यादा है तो डेफिनेटली यू कैन से कि यू हैव एग्जॉल्टेड लाइफ, ये लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। बट अगर कम है रश्मि किरण तो डेफिनेटली हमें जो है ये योग देखने चाहिए कि हॉरोस्कोप में कोई योग तो नहीं है, देन ओनली वी शुड से समथिंग अबाउट द रिजल्ट्स। और एक चीज और भी है यहाँ पर, ये जो हर प्लैनेट का यहाँ पर इष्टफल और कष्टफल लिखा हुआ है, इष्टफल और कष्टफल। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब किसी प्लैनेट की दशा ऑपरेट होती है तो हमारी समझ में नहीं आता है कि उसके रिजल्ट कैसे होंगे, अच्छे होंगे खराब होंगे। और क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि प्लैनेट हमारा फंक्शनल बेनिफिक है, मैलिफिक है, डिविजनल चार्ट में क्या पोजीशन है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो वन शुड हैव ए ग्लांस एट दिस आल्सो, क्योंकि ये भी हमें एक बहुत अच्छा इंडिकेशन देगा कि प्लैनेट के रिजल्ट हमें किस तरह के मिलने वाले हैं। कोई भी प्लैनेट होगा उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलेंगे या बुरे। इष्ट फल का मतलब होता है कि अच्छे फल, और कष्ट फल का मतलब होता है अशुभ फल। तो वो भी हम देख सकते हैं कि हमने कहा कि केतु के जो रिजल्ट है वो मार्स की तरह होंगे यहाँ पर। और मार्स हम देख रहे हैं कि उसका जो इष्ट फल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू कष्ट फल, तो मार्स के रिजल्ट खराब नहीं होंगे, पहली चीज। और खासतौर से जो इनके लिए जो बेस्ट प्लैनेट है वो सैटर्न है, कि उसका जो ईस्ट फल आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द कस्ट फल। तो ये सैटर्न जो है खासतौर से बहुत अच्छा है। बट उसके बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट है वो मार्स ही है। तो मार्स के जो रिजल्ट, तो केतु रिजल्ट देने वाला है, तो नेचुरली उसके रिजल्ट जो है बहुत अच्छे ही होंगे। तो ये सब चीजें भी हमें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम लोग नहीं डिसाइड कर पाते कि कौन से प्लैनेट के रिजल्ट हमें किस टाइप से मिलेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी हॉरोस्कोप में प्रोफेशन को एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि 10th हाउस को नहीं देखना, बट यू हैव टू सी अदर हाउसेज आल्सो, जो फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फिफ्थ हाउस है, सिक्स्थ हाउस है, एट्थ हाउस है। ये हाउसेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है सिन्हा साहब, अब कोई क्वेश्चन हो आपका तो तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही लाभदायक आपने तरीका बताया है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समय खत्म हो रहा है, राजेश जी को धन्यवाद देते हुए, राजेश जी आप कुछ पूछ सकें तो बहुत अच्छा रहे। हाँ, जैन साहब, एक केतु वीनस की दशा जो चल रही है, ये जी, D1। दोनों ही प्लैनेट अच्छे हैं तो उसके रिजल्ट हमें मिलेंगे ही मिलेंगे जो है। एंड देन नेक्स्ट और क्वेश्चन जैन साढ़े साहब। साथी, देखिए साढ़े साथी भी चली रही है तो थोड़ा बहुत तो टेंशन तो रहेगा ही रहेगा, वो तो उसमें तो कोई ओके, डाउट है ही नहीं। हाँ। दैट इज क्लियर। जैन साहब, हम्म, एक चौथा घर देखें, उसमें सैटर्न और मार्स है। बिल्कुल। सैटर्न जो है उच्च का है और मार्स जो है योग कारक है। हम्म। तो चौथा घर कैसा रहेगा? देखिए, किसी भी हाउस के ऊपर जब दो मैलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है, मैलिफिक प्लैनेट, तो उसको हम बहुत अच्छा नहीं मानते, उसको हम इवन इफ दे आर बहुत योग अच्छा नहीं कारक। मानते। कैसे भी हो, कुछ भी हो, बट आफ्टर ऑल जैसे ही शनि मंगल या दो मैलिफिक प्लैनेट, और देखिए दोनों का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर मार्स कितना है, 18 डिग्री है, यस। और शनि 22 डिग्री है, तो दोनों बिल्कुल पास पास है। अरे ज्यादा हो तो 20 डिग्री का ज्यादा होते डिफरेंस तो हो कम जाएगा। कम उसका इन्फ्लुएंस होता, बट ये दोनों बिल्कुल साथ साथ होने की वजह से एक दूसरे को डैमेज कर, मतलब उस हाउस को डैमेज करते हैं। यदि तो किसी वो का बहुत 12वें घर में हो तो हाँ जी, डिफरेंस ज्यादा है। यदि 12वें घर डिस्टेंस में हो ज्यादा है जाए तो सैटर्न। मैलिफिक इन्फ्लुएंस कम होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो। जैन साहब, 12वें घर में हो जाए दोनों तो क्या करेंगे? बहुत खराब कर देंगे 12वें घर। जबकि योग कारक है सैटर्न। 12वां घर सैटर्न किसका योग होता है? कारक 12वां घर है नहीं, हमारा एक्सपेंडिचर का मोक्ष का है। भी होता है। मोक्ष का है। हाँ, मोक्ष को तो खत्म तो कर ही देंगे, बट हॉस्पिटलाइजेशन भी है, इम्प्रिजनमेंट भी है, ऐसे लोगों को नींद भी नहीं आती, हमारा जो हाउस ऑफ स्लीपिंग कंफर्ट्स भी है, तो उनको सबको डिस्टर्ब करेंगे फिर वो। जैन साहब, एक और क्वेश्चन। बहुत सारे टेस्ट बोलते हैं कि राहु इन साइन 2 और केतु इन साइन 8, जैसे इस केस में हम्म है, दे आर हम्म। एक्सॉल्टेड। इज इट करेक्ट? देखिए देखिए, राहु केतु का एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड का कोई मतलब नहीं है। दे आर नॉट द प्लैनेट, दे आर नॉट द बॉडीज, और उनके अपने रिजल्ट्स भी नहीं होते। और ये जो आपने कहा कि 2 और 8 नंबर राशि में एक्सॉल्टेड होते हैं, आप एक बुक है चमत्कार चिंतामणि करके, उसमें आप पढ़िए। उसमें आप देखेंगे कि कम से कम 20 बुक्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट,
उन्होंने सबने अलग अलग कहा कि कहाँ कौन सा एक्सॉल्टेड डेबिलिटेशन पॉइंट है इनका और ये कौन सी अपनी राशि है। और फिर अल्टीमेटली यही निष्कर्ष निकलता है कि जब ये अपने प्लैनेट है ही नहीं, इनके कोई फिजिकल बॉडीज नहीं है, इनके अपने रिजल्ट्स नहीं होते, तो उच्च नीच का क्या मतलब है इनका। वी नीड नॉट टू बी कंसर्न अबाउट उच्च नीच, ये सब ये बेकार की बातें हैं। और जैन साहब, ये वर्गोत्तम हो सकते हैं क्या राहु केतु? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल वर्गोत्तम हो सकते हैं। एंड वर्गोत्तम का रिजल्ट देंगे ये? बिल्कुल वर्गोत्तम है तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे उनके। अच्छा जैन साहब, इसी में एक और क्वेश्चन, इसकी जन्म पत्री में पहला और 9वां घर रिलेटेड है, इसके बाद में 10वां और 7वां भी रिलेटेड है, हाँ ठीक है। तो इट वुड हैव बीन बेटर ही गोस फॉर बिजनेस कंपेयर टू जॉब। देखिए, फर्स्ट और 9th ये एसोसिएटेड है यहाँ पर, 10 और तो ऐसे 17। लोगों का जो एप्टीट्यूड है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड द बिजनेस ओनली। उनका नेचुरली उतना एप्टीट्यूड सर्विस की तरफ नहीं होता, तो नेचुरली अगर बिजनेस करेंगे तो अच्छा होगा। बट इसका जो 6th हाउस है, 6th हाउस इज आल्सो इक्वली स्ट्रांग। 6 was equally good, but 10 and 7 भी हाँ related है। हाँ, बट ये है ना, देखिए 6th हाउस तो स्ट्रांग है, इसमें कोई ऐसा मैलेफिक इन्फ्लुएंस नहीं है। बट जो 7th हाउस बिजनेस का है उसमें 3 मैलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो रहा है। एप्टीट्यूड तो है बिजनेस का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी वो हम इस हाउस से देखेंगे। Yes. तो इसमें थोड़ा सा मैलेफिक का भी इन्फ्लुएंस है, तो मेरे ख्याल में सर्विस विल बी मच बेटर एज कम्पेयर टू बिजनेस। एप्टीट्यूड तो है क्योंकि माइंड सर्विस में कम लगेगा, बट फिर भी जो है बिजनेस में कोई बहुत गेन नहीं होने वाला, क्योंकि 7th हाउस हमारा काफी अफ्लिक्टेड भी है। और जैन साहब, ये जो 1st and 9th रिलेटेड है, तो इज इट करेक्ट कि बॉस से ज्यादा नहीं बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि फर्स्ट हाउस देखिए अपना है, 9th हाउस बॉस है। तो हाँ। इसका मतलब जब फर्स्ट और 9th हाउस रिलेटेड होते हैं, इट मीन्स यू वांट टू बी योर ओन बॉस, यू कैन नॉट Yes. वर्क अंडर सबॉर्डिनेशन। तो प्रॉब्लम ऐसे आता है लोगों क्या? का, हाँ बिल्कुल, ऐसे लोगों का सर्विस का नहीं कर पाते ऐसे लोग, क्योंकि वो सबॉर्डिनेशन में काम नहीं कर सकते। बट 5th हाउस हमारा सबॉर्डिनेट्स का है, तो जब भी लग्न और 5th हाउस का एसोसिएशन होगा तो ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं सर्विस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उनको। बट फर्स्ट और 9th हाउस वाले, जैसा यहाँ लग रहा है ना, जैसे यहाँ पर, तो Yes. बॉसेस के साथ हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। ये इंडिकेशन यही है कि हम बॉस के अंडर काम नहीं कर सकते, सबॉर्डिनेशन में काम नहीं कर सकते तो मतलब दे हैव टू बी केयरफुल। ना, बॉस से नेचुरली दिन। बात- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट एक उनका एप्टीट्यूड ही है, एक मेंटल मेकअप ही उनका ऐसा है, तो ऐसे लोगों को एडजस्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है कि मैं किसी बॉस के अंडर काम नहीं कर सकता। अच्छा जैन साहब, एक और चीज, अभी जो है जुपिटर जो है इनके 10th हाउस में आ जाएगा अप्रैल में। बिल्कुल अप्रैल में यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में वो 5th के लॉर्ड को देखेगा, मंगल को। बिल्कुल, तो नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी प्रोफेशन में। प्लस डॉक्टर साहब, ये प्रोगनी के लिए भी कुछ हो सकता है? हाँ, प्रोजनी के लिए भी हम देखना है, बट उसमें हमें जो डिविजनल चार्ट है वो दूसरा सप्तांश पर, चार्ट है वो पर देखना। इसमें भी कुछ कुछ इंडिकेशन मिल रही है। हाँ बिल्कुल, इट्स पॉजिटिव इंडिकेशन फ्रॉम द लग्न चार्ट। और इसके बाद में जब वो जाएगा 11वें हाउस में, तो फिर 5वें को भी देखेगा, अगेन इंडिकेशन आ रही हाँ है। तो ये हाँ, तो प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा टाइम है, मतलब यस। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, बट वी हैव टू कंफर्म फ्रॉम D7 चार्ट आल्सो। जैन साहब, बहुत बढ़िया आज नॉलेज बढ़ा हम लोगों का, थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, सुधीर जी हैं मेन, तो वही नहीं ऐसा मौका देते नहीं, हैं। एक्चुअली सबसे अच्छी बात यह है कि हम जैसे आदमी को, एक बिगनर लेवल को बहुत आसानी रहेगी इस तरह के चार्टों को समझने में, जिस तरह से आपने सरलता से बताया है। जनरली हमारे हाँ साथ लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग काफ़ी हाई लेवल की बात करते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम तो क्योंकि छोटे लेवल के आदमी हैं, तो हम छोटे लोगों को वो समझाना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। पहले तो वहां तक पहुंचो जहां तक हमें, उसके बाद ये जैन साहब के जो इस तरह की ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे आज जॉब का बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छी तरह से बताया है, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को समझ में आएगा और आगे बढ़ सकेंगे। मगर उसके लिए कम से कम हमारे लेवल की नॉलेज तो जरूरी है। वो बेसिक नॉलेज तो आदि होनी आप चाहिए। कुछ कर सकते हैं, और हमारे लेवल की नॉलेज पाना इतना कठिन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है।
तो जैन साहब, सो नाइस ऑफ यू, आपने समय थैंक यू दिया। सो मच। लोग अध्ययन और करेंगे और आपके इस नॉलेज का लाभ लेंगे और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ तक हमें आता है।